हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना आंसर की रिलीज कर दिया था और उस पर आज का ही टाइम बचा है आपको चैलेंज करने के लिए। उससे पहले आप सब लोगों ने बोला था कि आंसर की का एक्सप्लेनेशन सारा डाल दीजिए, तो बहुत कम टाइम मिला, लगभग केवल 24 घंटे समझ लीजिए। उसमें अभी तक मैंने 60 क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। यहाँ थर्ड पार्ट है ये। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन ID 059। ब्राउन एल्गा विच डज नॉट प्रोड्यूस असेक्सुअल स्पोर इज फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनारिया और राल्फसिया। तो आप देखेंगे कि जो ब्राउन एल्गा है जहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं वो है आपका फ्यूकस। द ओनली मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूकस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्यूकस ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। सबसे पहली गलती तो ट्रांस और एक्टिंग को अलग अलग करना चाहिए। सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो देखिए, सिस का मतलब वो होता है अगर किसी डीएनए का, जैसे मान लीजिए लैक ओपेरॉन है, उसी का कोई पार्ट ही, डीएनए का पार्ट ही उसको रेगुलेट करे तो वो सिस एक्टिंग है। ट्रांस एक्टिंग की बात करें तो कोई दूसरा एलिमेंट बाहर से कोई प्रोटीन बनाता हो जो उसका कंपोनेंट ना हो तो उसे ट्रांस एक्टिंग बोलते हैं। और सिस एक्टिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे लैक ओपेरॉन की बात करें तो प्रमोटर, ऑपरेटर, कैप बाइंडिंग साइट, ये सब सिस एक्टिंग हो गए। और वहीं अगर ट्रांस एक्टिंग की बात करें तो ट्रांसलिगरेशन में ये डिफ्यूज मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरे जगह इनकोड होते हैं, ठीक। और अगर इनकी बात करें तो आपका ये आएगा जो आपका रेगुलेटर है, और रिपनॉल लिखा है ये भी गलत है, रिप्रेशर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में पहली बात तो बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को और कॉम्प्लेक्स बनाता है कि स्टूडेंट कैसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप समझ लीजिए, रेगुलेटर और रिप्रेशर दोनों होगा, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन ID 007। ग्लाइकोलिसिस में कह रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ट्रांसफॉर्म होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। वहाँ पे किस एंजाइम का रोल होता है? तो ये भी कुछ नया नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस से हमेशा जो है उसके प्रोडक्ट क्या है, उसमें कौन सा एंजाइम फॉर्म होता है, कब किससे बनता है, एलोस्टेरिक एंजाइम का कौन सा है, इनमें से वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे मेनली आपको वहाँ पे 10 स्टेप मिलेंगे। जैसे पहला हो गया स्टेप अगर बात करें तो डी ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दूसरा फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो वहाँ पे अलग अलग एंजाइम लगते हैं। पहला इसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, दूसरा फॉस्फोग्लूकोज एंजाइम है, तीसरा जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इसके लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं और क्वेश्चन ID 092। विच वन डज नॉट बिलोंग टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है आपका उसके कुछ एम्स हैं, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा एम उसका नहीं है। जैसे तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको CBD बोलते हैं, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि अर्थ समिट का रिजल्ट है जो रियो दे जनेरियो में हुआ था 5 जून 1992 में। और इसको बायोलॉजिकल कन्वेंशन से भी नाम से भी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फर्स्ट सेकंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो पहला सही है, दूसरा सही है, 1992 में हुआ था रियो डे जेनेरियो में, ये भी सही है। पर यहाँ पे अनइक्वल नहीं, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग ये फोर्थ वाला ही इससे बिलोंग नहीं करता है, तो चौथा ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन ID 041। विजिटेशन टाइप मेंटेन्ड एज क्लाइमेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय कंटिन्यूड ह्यूमन एक्टिविटीज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी का रोल आ जाता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी का रोल आ जाएगा आपका जो यहाँ पे दिया है फेजियो क्लाइमेक्स, इसको होना चाहिए प्लेजियो क्लाइमेक्स। तो प्लेजियो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है जहाँ पे एक तरीके का हैबिटेट होता है इन विच द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ह्यूमन हैव प्रिवेंटेड द इकोसिस्टम फ्रॉम डेवलपिंग
फर्दर क्लाइमेटिक जो क्लाइमैक्स है ये अलग चीज़ है, पॉली क्लाइमैक्स अलग चीज़ है, और एडाइफिक जो क्लाइमैक्स है ये अदर चीज़ है। तो प्लाजियो क्लाइमैक्स इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं हम, क्वेश्चन ID 027। अ रिसर्चर ऑब्जर्व दैट अ हाइपोथेटिकल प्रोटीन हैविंग अल्फा हेलिक्स एक्सपांड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ 4 nanometer थिकनेस अबाउट 7 times. If the rise per residue of alpha helix is approximately 1.5 angstrom, then how many amino acids are present in the transmembrane domain? अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए अल्फा हेलिक्स कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पॉन करता है, मतलब क्रॉस करता है, और वो कितना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस 4 नैनोमीटर है। मतलब जो भी प्रोटीन है उसमें अल्फा हेलिक्स जो है समझ लीजिए 7 बार क्रॉस करेगा तो 7 अल्फा हेलिक्स होंगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना बताया 4 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाकर 7 बार कोई चीज जाएगी, 4 नैनोमीटर का थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बताया है, तो इनडायरेक्टली थिकनेस ये भी आपको बता रहा है कि उस अल्फा हेलिक्स का लेंथ कितना होगा ना। तो 4 नैनोमीटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस है, 7 बार अल्फा हेलिक्स है उसमें, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे आप 4, तो 7 चौके 28 नैनोमीटर का लेंथ का अल्फा हेलिक्स हो गया। अब उसमें कह रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स है राइज पर रेसिड्यू, मतलब जो एक एमिनो एसिड से उसमें लेंथ आता है उस अल्फा हेलिक्स में, वो कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपका टोटल लेंथ कितना हो गया अल्फा हेलिक्स का 28 नैनोमीटर। अब राइस पर रेसिड्यू कितना दिया 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब आपको करना क्या है, पहले जो 28 नैनोमीटर आपका आ रहा है इसको आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो 28 को आप किससे मतलब अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 10 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक। तो ये 28 नैनोमीटर जो है 280 एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा। अब 1.5 एंगस्ट्रॉम एक रेसिड्यू का समझ लीजिए लेंथ होता है, तो 280 एंगस्ट्रॉम में कितने रेसिड्यू, 280 को आप डिवाइड कीजिए 1.5 से, आपका जो रिजल्ट आता है 186.6 आता है, विच इज इक्वल टू 187। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे हम आ जाते हैं, ठीक है। दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 पे क्वेश्चन ID 087, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द बायोटिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट। बायोटिक पोटेंशियल हाईएस्ट किसका होता है, जो भी आप लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। द मोर ऑफन एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस द फास्टर इट्स पॉपुलेशन कैन ग्रो। Smaller organisms have a higher capacity for population growth and that means they have higher biotic potential too. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका फर्स्ट बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, क्वेश्चन ID 010। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग फोटो सिस्टम सेकेंड इज नॉट ट्रू। फोटो सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं सही है। तो देखिए फोटो सिस्टम जो होता है सेकंड ये कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है, और फोटो सिस्टम सेकंड स्ट्रोमा के थीलाकॉइड में होता है। तो ये भी ये करेक्ट है। दूसरा जो है दिया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन सेंटर फॉर द फोटो सिस्टम सेकंड इज बाउंड टू अ 110 किलो डाल्टन इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तो मुझे आइडिया नहीं है सही कि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं मिला। थर्ड फोटो सिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर इज बाउंड टू 2 मैग्नीज आयंस। यहाँ पे ये जो है ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। जो फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर होता है वो 4 मैग्नीज आयन से जो है एसोसिएटेड रहते हैं। तो आपको थर्ड वाला ये आपका इनकरेक्ट मिल गया, वही आपसे पूछा था कि नॉट ट्रू है। फोर्थ पे एक बार भी देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ BNF ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड टू फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये इज करेक्ट। देयर इज साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम B6F, और वो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स का फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड, कि वहां पे 4 मैग्नीज आयन होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 072। टर्म इकोसिस्टम किसने क्वाइंट किया था। जो टर्म है इकोसिस्टम ये A.G. टैंसले ने क्वाइंट किया था, ए फॉर अर्थर टैंसले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, क्वेश्चन ID 115। नेपेंथीज क्या है, नेपेंथीज आपको पता है एक प्लांट है, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हुआ ही हुआ, साथ में आपको ये भी पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के साथ साथ होने के साथ वो कंज्यूमर भी हुआ, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, क्वेश्चन ID 039। इन विच कंडीशन शैनन वेनर इंडेक्स विल बी 0। अब देखिए शैनन वेनर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये एक मेजर है जो कि क्या मेजर करता है, किसी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को, इसको डिनोट हम H से करते हैं। हायर वैल्यू जब होती है H की
तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, और जब लोअर वैल्यू होगी एच की तो डाइवर्सिटी लोअर होगी। कह रहा है अगर सैनर वेरिएंट इंडेक्स है, मतलब जो एच है वो अगर 0 होता है तो क्या होगा, दैट मीन्स डाइवर्सिटी, जब एच 0 दैट मीन्स डाइवर्सिटी 0। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि कम्युनिटी जो होता है वहाँ पे केवल सिंगल स्पीसीज अवेलेबल है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, when there will be only one species in community, यहाँ पे होना चाहिए कमोडिटी दिया है community, then the standard variant index will be 0। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 72 पे, क्वेश्चन आईडी 052, ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग सिमिलर इकोलॉजिकल निचेस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर नोन एज। इकोलॉजिकल निचेस तो आप जानते ही हैं, ठीक, कि हैबिटेट एज वेल एज देयर फंक्शनल रोल, तो वो इकोलॉजिकल निच हो गया, मान लीजिए निच या निच हो गया। अब जो सिमिलर इकोलॉजिकल निचेस को ऑक्युपाई करते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट है पर जो निच है वो सिमिलर है, ऐसे स्पीशीज को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 097, बैक्टीरियल कल्चर्स कैन बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन। कि बैक्टीरियल कल्चर्स को हम मेंटेन कर सकते हैं एक स्टेट में जो वहाँ पे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बैच कल्चर एक क्या है, बैच कल्चर एक क्लोज कल्चर है जहाँ पे हम जितने अमाउंट में फूड और बैक्टीरिया डाल दे फिर उसमें कुछ नहीं करते। फिड बैच जो कल्चर होता है ये अलग टेक्निक है, ये सेमी क्लोज सिस्टम कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया जो है प्रिपेयर किया जाता है, फिर बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया जाता है और फिर इंक्यूबेशन में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम ऐड करते जाते हैं विदाउट रिमूविंग द यूज ऑफ मीडिया, ठीक है। अब थर्ड आता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर ही एक ऐसा कल्चर है जहां पे हम बैक्टीरिया को मेंटेन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बहुत लंबे समय के लिए। सिंक्रोनस कल्चर तो अलग है, ये एक ऐसा कल्चर है जहां पे किसी कल्चर में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेम स्टेज में उनका डिवीजन साइकिल सेम होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, क्वेश्चन कोड 033, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ रिसर्चर टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम अ डीएनए सैंपल। नॉर्मल है, ब्लॉटिंग से आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या है। साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग, देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स। सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था वो साउथर्न है आपका डीएनए के लिए, फिर उसी के नाम पे इसका नॉर्दर्न पड़ा आरएनए के लिए, फिर वेस्टर्न आया प्रोटीन के लिए, और फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डिटेक्ट करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग आया। अब क्वेश्चन में आपका दिया है कि मोस्ट सुटेबल फॉर अ रिसर्चर टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक जीन्स। जीन्स आर एक्चुअली डीएनए, तो डीएनए के लिए क्या आएगा आपका साउदर्न ब्लॉटिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, आईडी इसका है 020। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है, अंडर कंडीशन ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लिमिटेड CO2 सप्लाई फोटो रेस्पिरेशन हैज अ यूजफुल रोल इन प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। रीजन इसका क्या दिया है, इफ एनफ CO2 इज नॉट अवेलेबल टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर कार्बोक्सिलेशन टू प्रोसीड, द एक्सेस एनर्जी मे नॉट काज डैमेज टू प्लांट। दोनों जो है स्टेटमेंट एक दूसरे के उलट है, इसमें से एक ही सही होगा। इसीलिए तो करना क्या है आपको, देखिए जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, CO2 का सप्लाई लिमिटेड होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो एक है वो यूजफुल रोल प्ले करता है, जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है और प्लांट्स का फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होता है। तो असर्शन तो करेक्ट है। आर पे आते हैं, कह रहा है अगर CO2 जो है अवेलेबल नहीं है, लाइट एनर्जी इतना मतलब लाइट एनर्जी को यूज कर फिक्सेशन करने लगे, तो जो एक्सेस एनर्जी होती है वो डैमेज नहीं करती प्लांट को, तो ये गलत है। असर्शन सही है पर इसका रीजन गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन कोड 090, नॉक नी सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है, तो फ्लोराइड पोल्यूशन से नॉक नी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, क्वेश्चन आईडी 105, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रॉन्ग। कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है, देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन के लिए था, रमजार कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड कंजर्वेशन का था, लेकिन जो रियो कन्वेंशन है, रियो कन्वेंशन का एसोसिएशन एयर पोल्यूशन से नहीं है। 1992 के जो आर समिट था वहाँ पे 3 रियो कन्वेंशन हुए थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNEF
UNFCCC बोलते हैं। और थर्ड आता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। तो जो रिवन कन्वेंशंस है आपका RCP, ये प्लेटफॉर्म है एक रेजिंग अवेयरनेस टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट प्रैक्टिसेस एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स लाइक बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन ID 054। CEPI का फुल फॉर्म ही आपको बताना था यहाँ पे क्या है। तो CEPI का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स बोलते हैं। ये डेवलप किया गया था जिससे हम फाइंड आउट कर सकें इंडेक्स वैल्यू टू कैरेक्टराइज क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन ID 021। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फिर से असर्शन रीजन आ गया। ग्लूटामीन कह रहा है वहां पे एमाइड ग्रुप होता है और रीजन इसका दिया है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लूटामेट इज 7। तो पहली बात तो वहाँ पे एमाइड ग्रुप है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दोनों के साथ एसोसिएशन है नहीं। हमें ये देखना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। तो ग्लूटामीन जो है वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एमाइड होता है, लेकिन जो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ग्लूटामीन का, जहाँ पे इस पे नेट चार्ज 0 होगा इस मॉलिक्यूल पे, वो होता है 5.65। तो A इज ट्रू बट R इज फास्ट। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन ID 018। दो लिस्ट है, मैच कराना था। फोटो सिस्टम फर्स्ट का एसोसिएशन किससे है आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन छूट गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनिल को एंजाइम इन TCA साइकिल प्रोड्यूसेस। देखिए अब ये TCA साइकिल है, TCA साइकिल से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी स्टेप्स हैं, मेनली 8 स्टेप्स हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है वो पूछना है। एंजाइम भी आपको याद रखना चाहिए अगर आप आगे कोई एग्जाम देने वाले हैं। तो पहला स्टेप जहाँ पे ऑक्सिलरी स्टेट एसिटिल को एंजाइम से मिलता है, तो साइट्रेट सिंथेज एंजाइम है H2O यूज होता है। CO2 से मेनली पूछा जाता है। CO2 किस उसमें निकलता है स्टेप में, या तो NADH कहाँ पे निकलता है, और आपका क्या हो गया जो GTP एक जगह निकलता है वो आपसे पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोसाइट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है तो NADH निकलता है, ये स्टेप 4 है। CO2 निकलता है जब ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, और CO2 और NADH दोनों निकलते हैं जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनिल को एंजाइम निकलता है। और GTP कब निकलता है? जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट बनता है। FADH2 निकलता है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, ठीक। फ्यूमरेट से मैलेट में तो कोई नहीं, मैलेट से ऑक्सिलरी स्टेट जब बनता है लास्ट में तब एक NADH निकलता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। कह रहा है जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल को एंजाइम बनता है तो क्या निकलता है, तो वहाँ पे देखिए CO2 निकलता है एज वेल एज NADH। तो A B दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अब देखिए क्या बोल। सबसे पहले आसान जो है PPP या तो C2 साइकिल को आप ग्लाइकोजाइलेट क्या लिखा है, ग्लायोक्सिलेट करके, पर ग्लाइकोलेट यहाँ पे होना चाहिए या ग्लाइकोक्सिलेट होना चाहिए। तो C2 साइकिल का एसोसिएशन किससे है? 4th वाले से है। C का 4 आपका हो जाता है। ये केवल एक ही ऑप्शन में है, देखिए सेकेंड वाले में केवल ऑप्शन में है ये। और एक आसान चीज़ है PPP आप देखेंगे ये इसका एसोसिएशन था आपका, जैसे जो आपका द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो HMS है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, PPP। एट मीन D का क्या होगा? 3rd होगा। तो D का 3rd भी आपको मिल जाता। जो फोटो सिस्टम सेकेंड जो DEC दिया है, एक्चुअली वहाँ पे OEC रहना चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये एसोसिएशन है इसका B से, ऑप्शन नंबर मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से। और फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है उसका एसोसिएशन है DP+ है, जहाँ पे इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं हम। क्वेश्चन ID 058। साइनोबैक्टीरियम विच कंटेन क्लोरोफिल डीज। देखिए प्लोक्लोरॉन, प्लोक्लोरोकॉकस, प्लोक्लोरोथिक्स, ये पुराने क्वेश्चन पे पुराने पेपर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी कि दे कंटेन क्लोरोफिल B। पर जो ये आपका कैरियोक्लोरिस मरीना है, ये एक साइनोबैक्टीरियम है जहां पे क्लोरोफिल D होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3rd। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। क्वेश्चन ID 035।
यहाँ पे भी द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टर्पीन्स, टर्पीन्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यस इट इज ट्रू। फेनोलिन एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ मॉलिक्यूल, ये इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो आप देखेंगे टर्पिनॉइड जो होते हैं वो लार्जेस्ट ग्रुप हैं प्लांट स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और इसका प्रिकर्सर क्या होता है, मेवालोनिक एसिड होता है, ये प्रिकर्सर होता है इस बायोसेंट्रिक पाथवे का, इसको मेलोनेट पाथवे बोलते हैं जहाँ से टर्पीन बनता है। और इसका जो रोल है टर्पिनॉइड्स का वो प्लांट डिफेंस में भी है, बोथ एज वेल एज बोथ फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेसेस, और इसका पॉलिनेशन में भी है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी है, प्लांट डिफेंस में भी है, पॉलिनेशन में भी है, पर फेनोलिन इसका प्रिकर्शन मॉलिक्यूल नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 082, वाई सेव्ड एनर्जी फ्लो मॉडल वाज गिवन बाय, वाई सेव्ड एनर्जी फ्लो मॉडल जो था किसके द्वारा दिया गया था, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था यूपीएचएससी वाले एग्जाम में, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रपोज किया था एसटी ओडम ने 1956 में, पर इसको फिर बाद में इसको जनरलाइज मॉडल दिया ईपी ओडम ने, तो ऑप्शन में ईपी ओडम है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन यही होगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 106, शुगर केन प्लांट, अब देखिए शुगर केन प्लांट पोएसी फैमिली का है, तो वहाँ पे पोएसी में डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, ये करेक्ट है, ओके ये करेक्ट है आपका, यस ये करेक्ट ही है, वही पूछा ही है। पेंटामेरस फ्लावर्स होते नहीं है ग्रासेस में, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, रेटिकुलेट मोनेशन नहीं, वहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है, सिप्सिला फ्रूट नहीं, वहाँ पे कैरियोप्सिस होता है, सिप्सिला जैसे स्ट्रेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 088 क्वेश्चन आईडी, वाइल डिफाइनिंग रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ द टर्म कैरिंग कैपेसिटी इज जनरली नॉट एप्लीकेबल फॉर, देखिए जो कैरिंग कैपेसिटी है ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी ये डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन जो फेवरेबल एनवायरमेंटल भी कंडीशंस में ग्रो कर रही है उनके लिए भी अप्लाई होता है, और जिनका वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका लार्ज लाइफ स्पैन होता है वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड, ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन आईडी 120 मतलब लास्ट दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कह रहा है ब्रेसिक एसिड में बोनिक्टल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, बोनिक्टल प्लेसेंटेशन कुछ नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत किया है बीएचयू ने खुद ही। स्टेटमेंट सेकंड, सिनेंडस कंडीशन फाउंड इन फैमिली एस्टरेसी, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, सिनेंडस एंड सिनेजेनेसियस। सिनेजेनेसिस कंडीशन जो होता है एस्टरेसी में पाया जाता है जहाँ पे फिलामेंट्स फ्री होते हैं और एंथर फ्यूज होते हैं, सिनेंडस में होल टोटल फिलामेंट एज वेल एज एंथर जो होता है जुड़ा होता है आपस में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फाल्स है, कोई भी स्टेटमेंट में दिया नहीं है, बीएचयू ने इसे ड्रॉप कर लिया है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 042, क्वेश्चन नंबर 88, which one principle fits the new paradigm of ecosystem concept, न्यू पैराडाइम जो है इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट उसमें कौन सा फिट होता है पूछा है आपसे, तो पहला ही ऑप्शन जो है इसमें फिट होता है, बाकी की दो ऑप्शन जो है सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये जो पुराने इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट है उसमें थे, पर ये ह्यूमन इज द की फैक्टर फॉर चेंजिंग द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये एक न्यू पैराडाइम है इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट का, तो यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 046, ह्यूमस जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए सबसे टॉप जो होता है आपका लेयर आप देखेंगे क्या होता है, वो ए होता है, ठीक। ए हर्जन जो होता है टॉप लेयर होता है मिनरल सॉइल हर्जन्स का, इसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल भी बोला जाता है, यहाँ इसी पे रहता है, इसके ऊपर आपका डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए हर्जन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो का, इसके बाद लास्ट पार्ट में बना दूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 120 हो जाएगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन इज डिफाइंड है, देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है किसी प्रोटीन का, ये एक्चुअली एक पीएच होता है जिस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे नेट चार्ज 0 होता है। बी सी डी ई पे आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट, ये गलत है, सी पे आएंगे द पॉइंट एट विच पीएच 0 नहीं होता, ये वो पीएच होता है जिसपे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 होता है। डी द पॉइंट एट विच ऑल द एसिटिक अमीनो एसिड प्रोटोनेटेड बेसिक, ये तो है नहीं, प्रोटोनेटेड है कि डी प्रोटोनेटेड नहीं है, उस पर भी बेसिस पे प्लस माइनस चार्जेस हो सकते हैं। ई द पॉइंट एट विच द नंबर ऑफ बेसिक एंड एसिटिक अमीनो एसिड्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट नहीं, तो केवल पहला ही है, वन ही आपका करेक्ट है। ये था आपका पार्ट नंबर 3 जहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 61 to 90 सॉल्व किया। जस्ट अभी कुछ ही देर में मैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक भी अपलोड कर देता हूं, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा 1 घंटे के अंदर
कि क्या करना है, आपको चैलेंज करना है कि नहीं करना है, जो भी आपका आ रहा होगा, ठीक है, उस हिसाब से कर दीजिएगा। आपको बेस्ट विशेष जो भी आप नंबर पा रहे होंगे। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।